हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। 18 दिसंबर है आज और बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और इसके साथ में ही क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाते हैं। तो वक्त रहते वक्त की कदर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर यही वक्त जो है वो आपकी पहचान बनाएगा। तो वक्त रहते संभल जाइए। शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। 18 दिसंबर है आज। चलिए सबसे पहले हम लोग एक ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ऑपरेशन फेथ। ये काफी अननोन एक ऑपरेशन है जिसकी यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो 2 और 3 दिसंबर को हुई थी। 2 और 3 दिसंबर 1984 को ये हुई थी। बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस होती है, ये माना जाता है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो जहरीली गैसें हैं उनमें मिथाइल आइसोसाइनाइड की गिनती की जाती है। और 1969 के अंदर भोपाल के अंदर एक यूनियन कार्बाइड कंपनी की स्थापना की गई थी। इसी यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर 3 टैंक थे। इन टैंक की संख्या थी 3 और इन्हीं टैंक्स के अंदर भरा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये जो कंपनी है वो पेस्टिसाइड्स को बनाती थी और इसके अंदर ये मिथाइल आइसोसाइनाइड काम में आता था। 3 टैंक थे। एक टैंक की क्षमता जो है कैपेसिटी वो 45 टन थी और इनमें से ये हिदायत थी कि आप इसको केवल 30 टन तक ही क्या करेंगे, फिल करेंगे। तीनों टैंक्स के अंदर जो है यही कैपेसिटी थी। लेकिन जिस दिन ये घटना घटित हुई 2 दिसंबर को, उससे पहले वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है जो भी इन टैंक्स के अंदर प्रॉब्लम है उसकी लीकेज को आफ्टर लंच जो है वो ठीक करेंगे। बेसिकली उनको लीकेज के बारे में पता तो लग गया था, लेकिन वो इसको लाइटली ले रहे थे और इसको लाइटली लेने के कारण ही ये जो दुर्घटना है वो घटित हुई थी। उस दिन क्या हुआ, 2 दिसंबर की रात को लगभग 12:30 बजे, यानी कि 3 दिसंबर का दिन जो है वो शुरू हो चुका था। इस टैंक की क्षमता जो है इसको फिल कर दिया गया था 30 टन से बढ़ाकर 42 टन तक, जो कि इसकी जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा था। एमआईसी गैस जो है ये वाटर के साथ में काफी ज्यादा रिएक्ट करती है। इससे पहले इसी टैंक के अंदर वाटर के कारण एमआईसी जो गैस है इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया और इसमें प्रेशर जो था वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। प्रेशर ज्यादा क्रिएट होने के कारण लीकेज शुरू हुआ और लीकेज होने के कारण ये गैस जो थी वो पूरे एनवायरनमेंट के अंदर फैल गई। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हाई डेंसिटी के कारण ये जो है वो ग्राउंड लेवल के नजदीक ही फैलती है। तो रात को जो भी लोग 2 या तीसरी मंजिल पर, चौथी मंजिल पर, 5वीं मंजिल पर जो सो रहे थे उनको कोई खासा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर झोपड़ियों के अंदर सो रहे थे, कच्चे मकानों में सो रहे थे, बच्चे जो सो रहे थे, सबसे ज्यादा नुकसान एमआईसी गैस से उन्हीं को हुआ और लगभग 20,000 मौतें जो थी वो भोपाल के अंदर दर्ज की गई। ये मान के चलिए कि कब्रिस्तान जो हैं वो बिल्कुल भर चुके थे। एक कब्र के अंदर 2 से 3 लाशें जो थी वो दफनाई जा रही थी। ठीक आपको पता होगा कि कोविड-19 के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था और पूरी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले सीएसआईआर के साथ में कांटेक्ट किया गया। यहां के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फेथ। अब यहां पर जिस टैंक के अंदर लीकेज हुआ था उस टैंक की तो सारी गैस निकल चुकी थी, लेकिन बाकी जो 2 टैंक थे इन टैंकों की गैस अभी भी बची हुई थी। तो सीएसआईआर के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये जो दोनों गैस है इससे वापस से एमआईसी गैस के द्वारा पेस्टिसाइड जो है इसका निर्माण करेंगे। लोकलाइट जो है उनके द्वारा विरोध भी किया गया कि यूनियन कार्बाइड कंपनी वापस से शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीएसआईआर के साइंटिस्ट ने इस ऑपरेशन फेथ को चालू रखा और उस एमआईसी गैस का निर्माण जो है वो पेस्टिसाइड्स के अंदर किया गया ताकि पूरी गैस जो है वो लीकेज जो है उसका नहीं हो पाए और पूरी गैस का यूटिलाइजेशन जो है वो किया जा सके। इस पूरे सिनेरियो के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन फेथ कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसे अननोन ऑपरेशन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए भारतीय मूल के जो लोग हैं
वो काफी कंपनियों के अंदर सीईओ बने हुए हैं और अब नाम जो आ रहा है वो आ रहा है लीना नायर का। लीना नायर जो है वो शैनल कंपनी के अंदर सीईओ बनी है और ये शैनल कंपनी जो है वो फ्रांस बेस्ड एक कंपनी है जो कि परफ्यूम्स के लिए जानी जाती है और लग्जरी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए जानी जाती है। फ्रांस की यदि हम लोग बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये सीन नदी के किनारे बसी हुई है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर करना कि इटली की राजधानी जो है वो रोम है और रोम किस नदी के किस रिवर के तट पर बसा हुआ है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहां आप लोग न्यूज देख सकते हैं कि फ्रेंच लग्जरी ब्रांड जो है शैनल, इसको ज्वाइन किया है लीना नायर ने एज ए ग्लोबल सीईओ। ये इन्होंने सीईओ की जिम्मेदारी अब संभाल ली है जो कि अपने परफ्यूम्स हैंडबैग जो है इनको बनाने के लिए मशहूर है। टॉप 5 कंपनीज के सीईओ की यदि हम लोग बात करें तो अमेजन के सीईओ हैं एंडी जैसी, सुजैन जो हैं वो यूट्यूब के सीईओ हैं, इसके साथ में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और पराग अग्रवाल को तो नाम आप लोगों को भूलना ही नहीं है, राजस्थान के अजमेर से हैं और पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने हैं। काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, याद रखना पराग अग्रवाल का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो है उसके अंदर शामिल किया गया है वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का पहली ऐसी पूजा है जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट। तो यहां से वर्ड जो है उसको आप लोगों को क्लियर करना है। इनटेंजिबल का मीन्स होता है कि जिसको छुआ ना, टच ना किया जा सके, है ना। तो कुछ ऐसी संस्कृति होती हैं जिसको टच नहीं कर सकते हम लोग। जैसे हम लोग बात करें कि कुंभ का मेला जो है वो भी इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर ही शामिल है, उसको भी जो है वो छुआ नहीं जा सकता। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर यहां पर कई सारे मेले हैं, त्योहार हैं, इनको शामिल किया जाता है। चाइना जो है वो विश्व में ऐसा देश है जिसके पास में सबसे ज्यादा यूनेस्को धरोहर शामिल है और भारत के अंदर कुल 14 जो है वो धरोहर स्थल है यूनेस्को के अंतर्गत। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 331 साल पुराने शहर पश्चिम बंगाल के अंदर ये सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है और अब इसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो भारत के अंदर अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कुल 14 जो है वो संख्या हो चुकी है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 36,946 सामुदायिक दुर्गा पूजा का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो यहां पर देखिए कितनी ज्यादा पूजा जो है, मतलब 36,946 ये क्वांटिटी उनकी है जो अलग अलग जगह पर दुर्गा पूजन होती है। इसमें लगभग 2500 कोलकाता के अंदर ही आयोजित करवाई जाती हैं। तो दुर्गा पूजा के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक वार्षिक त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार रहता है ये। नेक्स्ट देखिए, एस्कोट वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसमें जो संवेदनशील क्षेत्र है, इको सेंसिटिव एरिया जो है, इसको इंक्रीज किया गया है। इंक्रीज करके लगभग 22 किलोमीटर तक इसको बढ़ाया गया है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर ये स्थित है। चलिए उत्तराखंड के कुछ फैक्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उत्तराखंड की यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड का निर्माण किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। और किससे अलग करके किया गया था? यूपी से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को पता होगा कि भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है, भारत का पहला लाइकेन पार्क वो भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और उत्तराखंड की ही 2 राजधानियां हैं, एक तो आप लोग को याद रखना है देहरादून और एक आपको याद रखना है गैरसैंण। गैरसैंण गर्मियों की राजधानी है और गैरसैनी जो है ये अलग से एक मंडल भी निर्मित हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में फैक्ट जो है वो आप लोग को याद रखने हैं। एक लड़की का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सृष्टि गोस्वामी। तो सृष्टि गोस्वामी जो है ये एक दिन की यहां पर 1 डे सीएम बनी थी और इनका संबंध भी कहां से है? सृष्टि गोस्वामी का ये संबंध है उत्तराखंड से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट जो वन्यजीव अभयारण्य है इसकी सीमा के अंदर बढ़ोतरी की है और लगभग 22 किलोमीटर तक ये क्षेत्र जो है वो बढ़ा दिया गया है। बेसिकली ये जो सेंचुरी है इसको कस्तूरी मृग के लिए निर्मित किया गया था।
इसीलिए इसको मस्क डियर पार्क जो है वो भी कहा जाता है ना। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि मस्क डियर पार्क जो है ये कहां पर स्थित है, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। तो ये कुछ एक फैक्ट जो है वो आप लोग को याद में रखने की जरूरत है। उत्तराखंड के अंदर गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ, अस्कोट अभी देखा ही है, सोना रिवर, बिनसार, मसूरी और नंदूर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस देश ने 16 दिसंबर 2021 को अपने गठन के 50 साल पूरे होने पर स्वर्णिम जयंती जो है वो मनाई है? तो रिसेंटली बांग्लादेश के द्वारा ये जयंती मनाई गई है, 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था फ्रॉम पाकिस्तान, 16 दिसंबर 1971 को, और इसी को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ में सबसे लंबी लैंड बाउंड्री जो है इसको शेयर करता है। ठीक है। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन भारत जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसी दिन बांग्लादेश जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाता है। ऐसा क्यों होता है, शोक दिवस के रूप में क्यों मनाता है? देखिए, बांग्लादेश के मुक्तिदाता जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जो है इनको बांग्लादेश का मुक्तिदाता कहा जाता है। और शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में एक समझौता होता है जिसे सीमा समझौता कहा जाता है, और ये सीमा समझौता 1974 में होता है। ठीक है। तो 1974 में दोनों देशों के बीच में सीमा समझौता होता है, लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान जो हैं इनकी हत्या कर दी जाती है, और इसीलिए 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है। ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और 1974 के अंदर जो समझौता किया गया था, यही समझौता बाद में 100वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में सामने आया था। इसी 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर भारत और बांग्लादेश ने, इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था इसको रिजॉल्व किया था। कुछ कॉलोनीज बांग्लादेश से इंडिया के अंदर और इंडिया से कुछ कॉलोनीज जो थी वो बांग्लादेश के अंदर ट्रांसफर की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देशों के इतिहास में जो है वो 16 दिसंबर की तारीख काफी अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तारीख जो है वो, खासकर पाकिस्तान तो जरूर याद रखेगा। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें हम लोग कैपिटल की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ पे जो चलता है वो है टका। शेख हसीना जुल्फ वाली जो है वो क्या है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, और अब्दुल हामिद जो हैं वो क्या है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। आपको पता होगा कि अभी भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अभी विजिट पे हैं बांग्लादेश के, और इससे पहले 25 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विजिट पर गए थे बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर जो गंगा रिवर है इसको क्या कहा जाता है, पद्मा इसको कहा जाता है। सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, 5 स्टेट्स के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि वन डे जो एग्जाम्स रहते हैं उनके अंदर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी जाती है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि कौन सा स्टेट जो है वो बांग्लादेश के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो याद कर लेना इनको, है ना, भूलना नहीं है। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जल्दी से मुझे पांचों स्टेट जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओडिशा सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो रिसेंटली UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड जो है इसके साथ में समझौता किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि महिलाओं को एक फाइनेंशियल हेल्प जो है वो दी जाएगी, और बिना किसी ब्याज के, बिना किसी इंटरेस्ट के जो है इनको फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए उड़ीसा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उड़ीसा जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी, 1936 को। इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। और उड़ीसा के अंदर ही आपको पता है चिल्का लेक भी स्थित है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और कई बार तूफान आने के कारण चिल्का जो लेक है इसके 2 वे हैं, यानी कि 2 रास्ते हैं।
एक तो है इनकमिंग का और एक है आउटगोइंग का। तो ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग के रास्ते के अलावा जो है वो दो अलग रास्ते भी बन गए थे और काफी बनते भी रहते हैं। जब भी साइक्लोन आता है तो इसकी बाउंड्री जो है चिल्का लेक की वो टूट जाती है। उड़ीसा के अंदर ही कोणार्क सूर्य मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा जो है ये भी कहा जाता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर का जो पहिया है इसी का सिंबल 10 रुपए के चॉकलेटी कलर का जो नोट है इस पर आता है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओगे अब कि 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट पर किसका सिंबल आता है? आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और भारत का पहला सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड जो मंदिर है वो कौन सा है? वो कोणार्क सूर्य मंदिर है। भगवान सूर्य को यह समर्पित है। उड़ीसा के अंदर ही गहीर मठ बीच है, याद रखना, उड़ीसा के अंदर ही गहीर मठ जो बीच है वो भी स्थित है। राइटिंग पे ध्यान मत देना, बिगड़ी हुई है राइटिंग, है ना? तो इतना ज्यादा राइटिंग के अंदर, वैसे राइटिंग अच्छी है मेरी कॉपी के ऊपर, मेंस के अंदर काफी अच्छे से लिखता हूं मैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिजिटल पेन है तो थोड़ा राइटिंग बैठ नहीं पाती है। चलिए, गहीरमठ बीच जो है यहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स पाए जाते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल जो कि विश्व के अंदर सबसे छोटे कछुए हैं और मांसाहारी ये कछुए हैं। ऑलिव रिडली टर्टल्स को बचाने के लिए ही सीआरपीएफ जो है इनके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया भी चलाया गया था। ठीक है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में इन नोट्स के ऊपर जो सिंबल्स होते हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, उड़ीसा की सरकार के द्वारा रिसेंटली यूएनसीडीएफ के साथ में गठबंधन किया गया है जिसके तहत महिलाओं को एक ऋण जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगा और इसके तहत एक कोष जो है वो भी स्थापित किया गया है। इस कोष की यानी कि ये जो फंड है इसकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है वो कौन है? प्रीति सिन्हा को यहां पर बनाया गया है। यूएनसीडीएफ की यदि बात करें तो एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो बेसिकली ये जो संस्था है वो किसी भी देश में नागरिकों के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए फंड देने का काम करती है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को। भुवनेश्वर कैपिटल है। नवीन पटनायक सीएम है। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। एस मुरलीधर जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और असेंबली सीट जो है वो 147 है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? तो यहां पर सी जो है ये करेक्ट आंसर है, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं इनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये कमेटी क्या काम करती है? चलिए, कमेटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे सीडीएस विपिन रावत जो हैं इनकी हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को इनका देहांत हुआ है। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? अच्छा, पहले जन्म देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 16 मार्च 1928 को हुआ था, है ना? एग्जैक्ट जो है वो ईयर थोड़ा सा देख लेना। 16 मार्च 1928 को इनका जन्म हुआ था। अच्छा, 58 में, सॉरी, 1958 के अंदर, 1958, 28 नहीं 58, 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था और उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। जबकि मृत्यु कहां हुई है? तमिलनाडु के अंदर इनकी मृत्यु हुई है। अब सीडीएस जो है इस पद पर इनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 को की गई थी और पद इन्होंने 1 जनवरी 2020 को संभाला था। अब सीडीएस का अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है? सीडीएस के अपॉइंटमेंट के लिए बेसिकली एक कमेटी जो है उसको निर्मित किया जाता है। वो कमेटी लगभग 5 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। यही कमेटी पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी क्या करती है? इनको यानी कि सीडीएस जो है इनको अपॉइंट करती है। सीडीएस का काम क्या है कि हमारे पास में तीनों जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए एक व्यक्ति इसका कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाए रखेगा और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देंगे। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1999 के अंदर कारगिल जब वॉर हुआ था तो हमारी सबसे बड़ी कमी यही रही थी कि तीनों सेनाओं के अंदर जो कोऑर्डिनेशन था उसकी कमी पाई गई थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा ये अनुशंसा की गई थी, रिकमेंडेशन दी गई थी कि ऐसा एक पद होना चाहिए। तो उसके बाद
हमने जो है वो 2019 के अंदर इस पद को क्या कर लिया है, निर्मित कर लिया है। चलिए, तो नरवणे जो है मनोज मुकुंद नरवणे, इनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरपर्सन जो है वो अभी बनाया गया है और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी को अब सौंपने जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर से आपको पता है कि रशियन हेलीकॉप्टर था, उसके क्रैश होने से इनकी मृत्यु भी रिसेंटली हो गई थी। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है कि महिलाओं की न्यूनतम उम्र जो है विवाह की, उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 21 वर्ष कर दिया है। अब ये क्यों किया गया है वो सुनिए। आपको पता होगा कि आज से लगभग 3 साल पहले जो है वो एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम था जया जेटली। उस कमेटी का नाम था जया जेटली। इस कमेटी की सिफारिश पर उम्र जो है वो 18 से 21 वर्ष कर दी गई है। अब इससे होगा क्या, 21 वर्ष जो है वो एक महिला के लिए, प्रेगनेंसी के लिए एक सही उम्र है। इसमें उसमें खुद के पास तो न्यूट्रिशन होता ही है और जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसको भी अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाता है। इससे जो मोर्टेलिटी रेट है उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो 21 वर्ष उम्र जो है वो अब महिलाओं की कर दी गई है। इसके लिए मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। तो यहां पर महिला और पुरुष जो हैं दोनों के लिए आयु सेम हो गई है। लेकिन क्या मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, वहां पर भी ये एज ग्रुप मैटर करेगा? देखिए, वहां पर एज ग्रुप मैटर नहीं करेगा क्योंकि अभी इंडिया के अंदर आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू नहीं है। यदि ये लागू होता तो ये 18 वर्ष से 21 वर्ष जो उम्र बढ़ाई है ये पूरे भारत के अंदर कॉमनली लागू होती। जैसे हम लोग बात करें, क्या गोवा के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू है, तो क्या वहां पर अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, सबके लिए क्या 21 वर्ष होगी? तो इसका आंसर है यस। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य अब बन जाएगा जहां पर चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वहां पर भी लड़कियों की जो उम्र है वो कितनी होगी, 21 वर्ष ही रहेगी। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है इसके अंदर क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट अब किया जाएगा। आप लोगों को शारदा एक्ट के बारे में पता होगा। 1928 के अंदर शारदा जो एक्ट है इसको निर्मित किया गया था। इसके तहत लड़कियों की जो उम्र है वो 15 साल और लड़कों की उम्र जो है वो 18 साल निर्धारित की गई थी, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 18 वर्ष और 21 वर्ष के अंदर कन्वर्ट किया गया था। बेसिकली ये जो हरविलास शारदा हैं इनका संबंध राजस्थान के अजमेर से था। बड़े हम लोग आगे चलिए, तो रिसेंटली कैबिनेट जो है इन्होंने मंजूरी दे दी है और यहां पर हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम जो है इसके अंदर संशोधन करके ये सारे परिवर्तन जो है वो अब किए जाएंगे। इससे महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के अंदर भी वो सक्षम रहेंगी। यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं कि भारत बाल विवाह को रोकने और अपनी माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए संघर्ष कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 27% भारतीय लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले जो है वो कर दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क। राज कपूर अपने काम में जो थे वो बड़े बेहतरीन थे। ये किताब जो है वो राहुल रवेल के द्वारा यहां पर लिखी गई है। ठीक है, तो राज कपूर के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। तो राज कपूर की 97th जयंती के मौके पर इस किताब का क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। इस किताब के अंदर जो राज कपूर हैं इनकी कई सारी स्टोरी जो है वो शामिल की गई हैं। कैसे इन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर अपने आप को सिनेमा जगत के अंदर अपनी छाप जो है वो छोड़ी है, सारी घटनाएं जो है वो इसके अंदर शामिल की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की। इनके द्वारा आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना, सेल्फ रिलायंट फार्मर डेवलपमेंट स्कीम जो है इसको मंजूरी दी गई है। यूपी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें किसानों को जो है वो क्या दिया जाएगा, ऋण की सुविधा दी जाएगी और लगभग 1475 किसान उत्पादन संगठन जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। तो यूपी जो कैबिनेट है इसके द्वारा इस विकास योजना को मंजूरी दी गई है, जो कि अब करंट ईयर के अंदर, करंट फाइनेंशियल ईयर जो है इसके अंदर ये लागू हो जाएगी। इसमें दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए एक ऋण सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। इसके साथ में ही प्राइमरी जो एग्रीकल्चर कमिटीज होती हैं, इसके साथ में ही मार्केटिंग जो सहकारी समितियां होती हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इनके लिए एक ऋण की व्यवस्था की गई है जिसकी कीमत कितनी है, 1 लाख करोड़ रुपए।
सभी ऋणों को 2 करोड़ रुपए की सीमा तक जो है वो 3% प्रति वर्ष ब्याज की सहायता से जो है वो यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसका भी निर्माण किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट भी जो है वो एक किताब है, बेहतरीन किताब है, वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। ये किताब जो है वो मृदुला रमेश के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही बेहतरीन जो है वो राइटर हैं, हमेशा क्लाइमेट चेंज को लेकर ये किताबें लिखती रहती हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी सारी किताबें जो हैं वो इनके द्वारा लिखी गई हैं, मृदुला रमेश के द्वारा। और यहाँ पर ये जो किताब लिखी गई है वो भारत के अंदर जो भी वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनको लेकर लिखी गई है। इसके साथ में जो पॉल्यूटेंट वाटर हैं उनके लिए भी किताब जो है वो लिखी गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमेशा जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर किताबें लिखती रहती हैं। चलिए रिवाइज करते हैं हम लोग 17 दिसंबर के करंट अफेयर को। मिथिला मखाना को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, नाम भी चेंज किया गया था इसका। तो कहां का है ये? बिहार का है। डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वो तो है अलाइशिप। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना जो है वो एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई है। 15 दिसंबर 2021 को लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही है। इनकी 71st यहां पर एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई थी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। यानी कि सबसे ज्यादा जो लाभकारी है वो कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर ही है। भ्रष्टाचार की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो रिसेंटली पिनाकी चंद्र घोष जो है इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के कार्मिक मंत्रालय पर्सनल ऑफिस के अंदर गौतम राघवन जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है। 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है वो नीरज चोपड़ा को यहां पर चुना गया है। महिलाओं के अंदर मीराबाई चानू हैं और टीम के अंदर हॉकी टीम जो है जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था उनको यहां पर चुना गया है। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक खजाने की सूची में किस मध्य अफ्रीकी संगीत और नृत्य को जोड़ा गया है? तो कोंगोलेस रंबा जो है इसको यहां पर ऐड किया गया है। इतिहास में पहली बार किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य की कोरोना को छुआ है? तो पार्कर सोलर प्रोब जो है नासा का, इसने सबसे पहले कोरोना को टच कर लिया है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोब्स क्वेश्चन था कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर शिप जो है इसका नाम क्या है? मे फ्लावर 400 डेनमार्क के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। और ये क्या है? सोलर एनर्जी से तो ऑपरेटेड है ही, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये रखता है। चलिए, जिन स्टूडेंट्स ने कल क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, आज वो क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भारत की एकमात्र विधानसभा कौन सी है जहां पर धर्म के नाम पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है ना, इसके आधार पर आरक्षण है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर करना और सेशन को लाइक करना जो है वो नहीं भूलना है। हर क्वेश्चन के आपके आंसर का दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो आंसर राइटिंग करके मुझे सेंड करते हैं, सभी लोग किया करो। एक दो आंसर जो है चाहे वो 15 वर्ड्स के अंदर, 20 वर्ड के अंदर उसको लिखा करो। क्विज आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है टेलीग्राम चैनल पर जाकर, और टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। स्टडी ग्लोब्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।